आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद नदीम और आप देख रहे हैं एच-टेक IT एजुकेशन। व्यूअर्स, आज से हम वेब डेवलपमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसमें सबसे पहले नंबर पे हम HTML ट्यूटोरियल्स को लेके चलेंगे और उसके बाद CSS, फिर जावास्क्रिप्ट और ये फ्रंट एंड मुकम्मल करने के बाद फिर इंशाल्लाह हम बैक एंड पे आएंगे और सबसे पहले कोशिश करेंगे कि हम Node.js को लें। तो ये सारे ट्यूटोरियल्स वेब डेवलपमेंट के हवाले से इंशाल्लाह अब आपको एच-टेक IT एजुकेशन के ऊपर विद डिटेल विद एक्सपीरियंस वो आपको इंशाल्लाह ये चीज़ें नज़र आएंगी और मैं कोशिश करूँगा कि अपने नॉलेज और अपने एक्सपीरियंस की बेस पे आपको वेब डेवलपमेंट एक अच्छे अंदाज में लेके चलूँ ताकि वेब डेवलपमेंट के अंदर आपकी एक तो स्किल्स बेहतर हों, दूसरे नंबर पे आपके इससे जो रिलेटेड कंसेप्ट्स हैं वो भी आपके इम्प्रूव हों। अच्छा, आज की वीडियो के अंदर हम एक तो फंडामेंटल्स ऑफ वेब देखेंगे। इसके अंदर हम देखेंगे कि वर्ल्ड वाइड वेब या जिसको हम सिंपली वेब भी कहते हैं ये क्या है। फिर हम देखेंगे कि जो आपके पास इंटरनेट है ये क्या है। फिर इससे रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजी है जैसे कि वेब सर्वर क्या होता है, इसी तरह आपके पास HTTP प्रोटोकॉल क्या होता है, ठीक है जी, HTML डॉक्यूमेंट क्या होता है और ये किस तरीके से काम करते हैं, इन चीज़ों के बारे में। और दूसरे नंबर पे हम ब्रीफ हिस्ट्री लेंगे HTML की कि HTML किस तरह से ईजाद हुई और किसने ईजाद की और किस तरीके से कब से ये इसकी मतलब काम जो है इसका स्टार्ट हुआ। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में इंशाल्लाह मैं आज आपको डिटेल में बताऊंगा और उसके बाद मैं आपको HTML के हवाले से आपको एक रोड मैप दूंगा ख़ास तौर पे HTML को लेके आगे वेब डेवलपमेंट के ऊपर कि आप किस तरीके से फ्रंट एंड डेवलपमेंट कर सकते हैं, बैक एंड डेवलपमेंट किस तरह से कर सकते हैं, फिर आप फुल स्टैक डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं, फिर उसको कैसे डिप्लॉय कर सकते हैं। ये यूँ कह लें कि ओवरऑल आपके इन चीज़ों के एक तो कंसेप्ट क्लियर करूँगा। कंसेप्ट क्लियर करने के साथ साथ मैं आपको आगे HTML लेके HTML के जो ट्यूटोरियल्स हैं उनको आगे लेके चलूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर पे हम ये देखते हैं कि हमारे पास वेब के ऊपर सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, या सिंपली हम इसको हम सिंपली W3 भी कहते हैं या सिंपली आप वेब भी इसको कह सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले नंबर पे हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो वर्ल्ड वाइड वेब है इससे क्या मुराद है। देखें, वर्ल्ड वाइड वेब एक कलेक्शन ऑफ पेजेस या कलेक्शन ऑफ वेबसाइट्स जो कि आप नेट के ऊपर एक्सेस कर सकते हैं। नेट से मुराद इंटरनेट, यानी कि आपके पास वेबसाइट्स की एक ऐसी कलेक्शन है जो मुख्तलिफ सर्वर्स के ऊपर डिप्लॉयड है, ठीक है, और आप उनको ब्राउज़र के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और किस वक्त एक्सेस कर सकते हैं? जब आप ऑनलाइन होते हैं। कैसे? मैं अभी आपको एग्जांपल देता हूँ कि आप सिंपली ये देखें कि हमारे पास ये ब्राउज़र ओपन है। यहाँ पे इस ब्राउज़र के अंदर मैंने टाइप किया है ये URL और ये मैंने यहाँ पे क्लिक किया है तो ये देखें ये साइट ओपन हो गई है facebook.com। इसी तरह अगर मैं weather.com लिखूँ, सिंपली अगर मैं यहाँ पे weather.com लिखूँ तो जो ये वाली वेबसाइट है ये मेरे पास यहाँ पे एक्सेस हो जाएगी। अब ये देखें एक वेबसाइट ये फेसबुक है, एक फ़र्ज़ किया ये विकीपीडिया की वेबसाइट है, एक हमारे पास ये वेदर की एक वेबसाइट है। तो ये यूँ कह लें कि अब ये तो एक है ना, इसी तरह आपके पास और मिलियंस ऑफ वेबसाइट्स हैं जो डिफरेंट वेब सर्वर्स के ऊपर स्टोर हैं और आप सिंपली नेट से कनेक्ट करते हैं और इनको एक्सेस कर सकते हैं। तो यूँ कह लें कि अब ये जो वेब है यही वेब है बेसिकली आपके पास कि आपके पास एक कलेक्शन ऑफ पेजेस हैं। अब इसमें भी मल्टीपल पेजेस हैं, जिस तरह ये फ़र्ज़ के एक पेज ये है, इसी में इस यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ, ये जो अर्ली वाला लिंक था इसको मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे एक और पेज यहाँ पे ओपन हो गया। 10 डे वाला मैंने किया तो ये एक डिफरेंट पेज है। यानी कि एक वेबसाइट के अंदर मल्टीपल पेजेस हैं और बहुत सारी वेबसाइट्स इकट्ठी मिल के हमारे पास ये वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि ग्लोबली जो है ये आपका यहाँ पे ये वेब बना रहे हैं।
अच्छा, अब ये देखें कि एक तो इसको हम एक्सेस कर सकते हैं, ब्राउज़र के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, और जब आप ऑनलाइन होते हैं इसी तरह आप इनको और भी डिफरेंट तरीके हैं, ज़रूरी नहीं ब्राउज़र, इसके अलावा भी आप इसकी वेब एपीआई कॉल कर लें और मतलब वेब सर्विस कॉल कर लें। तो जब आप नेट के ऊपर कनेक्टेड होंगे तो किसी भी तरीके से आप इनको एक्सेस कर सकते हैं। अब इसका वेब का जो है वो एक ऑनलाइन एड्रेस होता है जिसको हम यूआरएल कहते हैं। ये आपने आम सुना होगा, नहीं सुना होगा तो जैसे कोई भी वेब पेज होता है, किसी भी वेबसाइट के अंदर कोई एक सिंगल वेब पेज लेंगे तो उसका एक यूआरएल होगा जिसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, और इसको आमतौर पे यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर भी कहा जाता है। आप यूनिवर्सल भी कह सकते हैं, यूनिफॉर्म भी कह सकते हैं। तो ये बेसिकली आपके पास यूआरएल है। जिस तरह अभी हमने एग्जांपल देखी कि ये हमारे पास एग्जांपल है https://www.facebook.com। अब ये एक यूनिक यूआरएल है। अगर इसी तरह मैं यहाँ पे क्रिएट न्यू अकाउंट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यूँ कह लें कि ये एक आपके पास एक और यूआरएल यहाँ पे क्रिएट हो गया। तो अब ये देखें यहाँ पे एक और यूआरएल ये आप आ गया, यानी कि मुख्तलिफ हर पेज का अलग एक यूआरएल है। इसी तरह जब आप वेदर के ऊपर हम बैठे थे तो अगर मैं वीकेंड को क्लिक करता हूँ तो वीकेंड के हवाले से एक अलहदा, ये देखें वीकेंड के हवाले से एक अलहदा पेज है। इसी तरह आपके पास ये टुडे के ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो टुडे के हवाले से आपके पास ये एक अलहदा पेज है, यानी कि कलेक्शन ऑफ पेजेस हैं। अच्छा, इस चीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम ये देखते हैं कि जो पार्टिकुलर कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस है दैट बिलोंग्स टू अ स्पेसिफिक यूआरएल इज कॉल्ड अ वेबसाइट, यानी कि वो जो आपकी कलेक्शन ऑफ पेजेस हैं वो कलेक्टिवली जो आप उनको इकट्ठा कर दें तो वो एक वेबसाइट बन जाती है। और वेबसाइट के अंदर काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं, पेज भी हो सकता है, इमेजेस भी हो सकते हैं, आपके पास वीडियोज़ भी हो सकती हैं, ऑडियोज़। जिस तरह एग्जाम्पल एक हमने देखी कि ये हमारे पास एक वेबसाइट है facebook.com, तो उसके ऊपर हमने देखा कि किस तरीके से उसके मुख्तलिफ पेजेस हम एक्सेस कर सकते हैं, और इसके अंदर टेक्स्ट भी हो सकते हैं, इमेजेस, ऑडियोज़, वीडियोज़, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अच्छा, ये तो इंट्रोडक्शन दिया है मैंने आपको वेब का, यानी कि सिंपली वेब क्या है, पूरी दुनिया के ऊपर, पूरी दुनिया के अंदर जितने भी वेब सर्वर्स हैं, ठीक है, उनके ऊपर जितनी भी वेबसाइट्स या वेब पेजेस डिप्लॉयड हैं, इन तमाम को कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब, या सिंपली W3 भी कह सकते हैं। W3 का मतलब है WWW, यानी कि 3 टाइम्स W, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब। इसको सिंपली वेब भी कहा जाता है। तो ये तो है आपके पास वेब। लेकिन एक चीज़ ज़हन में रहे कि यहाँ पे नीचे मैंने नोट लिखा है कि इंटरनेट एंड वेब आर नॉट द सेम थिंग्स, यानी कि इंटरनेट और वेब एक चीज़ नहीं है। वो कैसे, वो अभी मैं आपको बताता हूँ। इससे आगे वाली वीडियो में चलते हैं। अब हम देखते हैं इंटरनेट, व्हाट इज़ इंटरनेट। देखें, इंटरनेट जो है आपके पास सिंपली आप कह सकते हैं कि ये मुख्तलिफ नेटवर्क्स, जो ग्लोबली आपके पास नेटवर्क्स हैं, जिस तरह ये इधर आपको एक पिक्चर भी नज़र आ रही है, मुख्तलिफ आपके पास एक नेटवर्क, फ़र्ज़ के एक नेटवर्क यहाँ पे है, एक नेटवर्क यहाँ पे है, एक नेटवर्क यहाँ पे, यूँ कह लें कि एक पूरा जाल बिछा हुआ है नेटवर्क्स का। इन तमाम को आपस में मिला दिया जाए तो वो इंटरनेट बन जाता है जी, ठीक है। अब अगर आपको नेटवर्क का नहीं पता तो सिंपली अगर ये 2 या 3 डिवाइसेज, यानी कि कंप्यूटर्स या कोई भी डिवाइसेज आपस में एक दूसरे से कनेक्ट कर दिए जाएं और आपस में वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकें, यानी कि अगर वो इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, फाइल एक दूसरे से गेट कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, तो ये अगर ये काम हो सकता है तो वो एक सिंपल नेटवर्क बन जाता है। और अगर आप मल्टीपल अक्रॉस द ग्लोब, अगर आप नेटवर्क, इन तमाम नेटवर्क्स को मिला दें तो वो आपके पास इंटरनेट बन जाता है। इट इज़ द नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, यानी कि मल्टीपल नेटवर्क्स जो हैं उन तमाम का एक जो सिंगल नेटवर्क होगा वो हमारे पास इंटरनेट होगा। अब इसमें कोई भी डिवाइसेस हो सकते हैं अक्रॉस द ग्लोब, जो डिवाइस, या चाहे आप इंटरनेट मोबाइल के ऊपर कनेक्ट, स्मार्टफोन के ऊपर कनेक्ट कर लें, टैब के ऊपर कर लें, या कंप्यूटर के ऊपर कर लें, या किसी और डिवाइस के ऊपर जिसके ऊपर नेट कनेक्ट हो सकता है, अगर उसको कनेक्ट कर देंगे तो वो इंटरनेट का पार्ट बन जाएगा। अब हम ये देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। देखें, अगर आप थोड़ा सा ये इस चीज़ को रिकॉल करें कि जब आप
चाहे आप अपने मोबाइल के ऊपर जब इंटरनेट कनेक्ट करते हैं तो कोई ना कोई सर्विस प्रोवाइडर होता है जिसको हम ISP कहते हैं, ठीक है। जिस तरह मोबिलिंक हो सकता है, PTCL हो सकता है, यूफोन हो सकता है, एक्सेट्रा, कोई भी आपके पास ISP हो सकता है। अब वो जो आपके पास ISP है उसके थ्रू आप वायर के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी, और आप वायरलेस के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं। अगर तो आपके पास मतलब जो स्मार्टफोन के ऊपर जो आपके पास प्रोवाइडर है ज़ाहिर है उसके ऊपर आप सिग्नल्स के थ्रू कनेक्ट करेंगे, उसके टावर से कनेक्ट करेंगे, आगे उनका अपना एक सेटअप होगा, ठीक है। इसी तरह अगर आप PTCL का लेते हैं तो उसके लिए आपके पास एक लाइन होती है और एक मोडेम होता है। मोडेम क्या करता है, जो आपके पास सिग्नल्स होते हैं उनको मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन करके आपके पास आपको जो है वो सिग्नल्स प्रोवाइड करता है। और जो लोकल डिवाइस हम कनेक्ट कर लेते हैं, जो ISP का मोडेम होता है फ़र्ज़ के PTCL का, जिसको हम राउटर आमतौर पे कहते हैं या मोडेम को बोलते हैं, उसके थ्रू कनेक्ट करेंगे तो फिर जो आपके पास ISP का राउटर है बेसिकली हम उससे कनेक्ट हो जाते हैं। अब जो ISP का राउटर होगा वो आगे फर्दर राउटर से कनेक्टेड होगा और अक्रॉस इस तरीके से हर ISP दूसरे ISP से कनेक्ट हो जाता है, चाहे वो दुनिया के किसी कोने में भी है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, हमारा एक नेटवर्क का कनेक्शन बन जाता है। जब नेटवर्क का कनेक्शन बन जाता है तो ज़ाहिर है जितने भी वेब सर्वर्स हैं उनके थ्रू हम कनेक्ट हो जाते हैं, तो हम कहते हैं जी हम नेटवर्क के ऊपर हैं या ऑनलाइन हैं। अब इससे हम ये देखते हैं कि क्या कर सकते हैं, वी कैन डू विद इंटरनेट, वी कैन एक्सेस वेब पेजेस। जिस तरह के वेबसाइट अभी मैंने आपको चेक कराया कि जब आप इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं तो वेब पेज कनेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह आप ईमेल यूज़ कर सकते हैं और वेब पेज के लिए आप क्या करते हैं, HTTP आगे बताऊंगा क्या होता है, प्रोटोकॉल्स होते हैं उनको यूज़ करते हैं, HTTP प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं। और ईमेल के लिए आप SMT, एक एग्जांपल है SMT जो प्रोटोकॉल है वो यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए FTP होता है, FTP यूज़ करते हुए आप फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इस तरीके से मल्टीपल काम हो सकते हैं इंटरनेट। इसी तरह आप ये देखें कि स्काइप के ऊपर आप कॉल कर सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर आप कॉल कर सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं। तो ये सारे के सारी जो फंक्शनैलिटी है ये इंटरनेट से होती है। तो अभी तक मैंने देखा कि वेब और इंटरनेट, वेब क्या होता है कलेक्शन ऑफ पेजेस और इंटरनेट क्या होता है नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। जब आप अपने डिवाइस को नेटवर्क से कनेक्ट कर लेते हैं और वो भी ग्लोबली जो नेटवर्क है उससे कनेक्ट कर लेते हैं तो आप इंटरनेट के ऊपर कनेक्ट हो जाते हैं और आप कहते हैं कि आप ऑनलाइन हो गए हैं। और इसके अलावा और भी बहुत कुछ इंटरनेट से हो सकता है। अच्छा, अब हम आगे चलेंगे और थोड़ा सा हिस्ट्री इसकी रिकॉल करेंगे, www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब की और HTML की हिस्ट्री को हम थोड़ा सा देखेंगे। देखें 1989 के अंदर एक साइंसदान था जिसका नाम था टिम बर्नर्स-ली, ठीक है। वो ये लोग सारे एक आपके पास यूरोपियन काउंसिल फॉर न्यूक्लियर रिसर्च CERN, इस की लैब के अंदर कुछ फिज़िक्स के ऊपर रिसर्च कर रहे थे। तो काफ़ी सारे डिफरेंट कंट्रीज़, कोई 100+ कंट्रीज़ के जो लोग थे वो आपस में कनेक्ट होते थे और जो उनकी रिसर्च होती थी उसको एक दूसरे से शेयर करते थे। अब उसके लिए जो टिम बर्नर्स-ली था, इसने क्या किया कि इसने 3 चीज़ों के ऊपर काम किया। एक तो www वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर, HTML के ऊपर और URL के ऊपर और HTTP के ऊपर, ठीक है। और इसको इन चीज़ों को यूज़ करते हुए उसने क्या किया कि वो जो अपनी रिसर्च होती थी वो एक दूसरे, जो एक साइंटिस्ट था, ये फिज़िक्स के साइंटिस्ट है बेसिकली, तो वो एक जो साइंटिस्ट था वो दूसरे साइंटिस्ट से शेयर कर सकता था। इस तरह सारे एक कॉमन प्लेटफॉर्म के ऊपर जाके अपनी चीज़ें मतलब स्टोर करते थे, तो वो एक दूसरे से इस तरह से शेयर कर सकते थे। अब इसका मतलब ये हो कि 1989 के अंदर टिम बर्नर्स ने इसकी जो है इनिशिएटिव लिया टूवर्ड्स द www, और उसने फिर इसके ऊपर मेन जो टेक्नोलॉजीज़ थी HTML, URL, HTTP के ऊपर काम करना शुरू किया। और ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, फिज़िक्स रिसर्च लैब से इन्होंने ये काम स्टार्ट किया। और इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए 1991 के अंदर उसने HTML यहाँ पे यूँ कह लें कि
क्रिएट की और उसका बिल्कुल बेसिक वर्जन जो HTML का था वो उसने क्रिएट किया। उसके बाद उसने इसको स्टैंडर्ड बनाया। अब पहले ये होता था कि कुछ लोग HTML, हर कोई अपना स्टैंडर्ड बना रहा था, HTML का अपना स्टैंडर्ड, ठीक है जी। इसी तरह ब्राउज़र, जो डिफरेंट लोग थे ब्राउज़र्स के, वो जिस तरह आपके पास इंटरनेट एक्सप्लोरर होता था या आपके पास नेट एस्केप कम्युनिकेटर, ये शुरू में ब्राउज़र थे। हर जो कंपनी थी अपने हिसाब से ब्राउज़र बनाती थी, अपने हिसाब से HTML बनाती थी और फिर इस तरीके से ये इस वेब को इस तरीके से यूज़ करते थे। लेकिन इसने क्या किया, टिम ने क्या किया, इसने एक स्टैंडर्ड बनाया, ठीक है। इसने एक स्टैंडर्ड बनाया वेब का और वेब के लिए उसने एक HTML स्टैंडर्ड फॉर्म में दी कि ये स्पेक्स हैं, ये स्पेसिफिकेशन है HTML की, इसको यूज़ करते हुए आप क्या कर सकते हैं, आप वेब के ऊपर भी काम कर सकते हैं, ब्राउज़र के ऊपर भी काम कर सकते हैं। यानी कि वेब डेवलपर जो थे, यानी कि HTML जो लिखने वाले थे, उनके लिए भी इसमें काम था और ब्राउज़र वाले के लिए भी इसी गाइडलाइंस को और इसी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना था। तो इस तरीके से उसने एक मैच्योर्ड वर्जन के ऊपर काम किया 1995 से 1997 के अंदर। और HTML 4.0 एक स्टैंडर्ड जो है वो रिलीज़ हुई स्टैंडर्ड के तौर पे, और किसने की, टिम बर्नर्स-ली ने। वो जब किस वक्त की, वो W3C जो कि आपके पास वर्ल्ड वाइड वेब जो कंसोर्शियम है उसका वो डायरेक्टर था, ठीक है। यानी कि उसको इस काउंसिल के अंदर कह लें या इस तंजीम के अंदर कह लें, ये एक जमात थी जो बेसिकली इन चीज़ों को देख रही थी, ठीक है। कमेटी थी जो इन चीज़ों को देखती थी। तो वहाँ पे वो जो साइंसदान थे, ज़ाहिर है वो इस कमेटी के मेंबर थे। तो जो W3C का डायरेक्टर था और जो WWW का यानी कि वेब का इन्वर्टर था, टिम बर्नर्स-ली, उसने 8 जुलाई 1997 को HTML 4.0 अनाउंस की और वहाँ से ये स्टार्ट हुई। उसके बाद इससे क्या हुआ कि अब इन स्टैंडर्ड्स को, HTML 4.0 को, इन स्टैंडर्ड्स को लेके जो डेवलपर थे, वेब डेवलपर, वो भी एक प्लेटफॉर्म के ऊपर थे और जो ब्राउज़र डेवलपर थे वो भी एक प्लेटफॉर्म पे। यानी कि कोई भी बंदा अब इन स्टैंडर्ड्स को यूज़ करते हुए वेब पेज बना सकता था, ठीक है। और इसी तरह जो ब्राउज़र बनाने वाले थे वो भी, जो ब्राउज़र वेंडर थे वो भी क्या करते थे कि HTML स्टैंडर्ड को लेके यहाँ पे उसके ब्राउज़र बनाते थे। इस तरीके से ये कंपैटिबिलिटी का प्रॉब्लम रिजॉल्व हुआ और ये जो HTML 4 का स्टैंडर्ड, और उसके बाद फिर उससे आगे इसका जो मज़ीद इसका एडवांस जो मैच्योर्ड वर्जन आया वो 4.2 था। और इवन के आज भी 4.2 काफ़ी सारी वेबसाइट्स के ऊपर, जो पुरानी वेबसाइट्स हैं जो मतलब ऑनलाइन हैं, वो अभी भी यूज़ 4.2 को कर रहे हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं कि HTML 5 जो है ये कब क्रिएट हुई। देखें, HTML 5 आपके पास 2008 के अंदर क्रिएट हुई। इसका जो यूँ कह लें कि इनिशियल ड्राफ्ट था या इनिशियल वर्जन था, वो किसने किया, वेब हाइपरटेक्स्ट एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी वर्किंग ग्रुप, जिसको हम WHATWG ग्रुप भी कह सकते हैं, और ये अभी तक भी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। और ये 2004 के अंदर ये ग्रुप बना था, ये कम्युनिटी थी। अब ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इसके अंदर फिर उन्होंने क्या किया कि अलग-अलग हर कोई अपना अलग काम करे। उन्होंने एक ये ग्रुप बना दिया जिसके अंदर एप्पल के लोग भी थे, गूगल के भी थे, मोजिला के भी थे, माइक्रोसॉफ्ट के थे, और ये 2004 में बनी और अभी तक ये एग्जिस्ट कर रही है। ये उसका, अगर आप इसके मज़ीद इसकी डिटेल देखना चाहते हैं तो ये https WHATWG.org इस साइट के ऊपर जाके आप इसकी मज़ीद डिटेल भी देख सकते हैं। और इसी तरह अगर आपने HTML 5 के स्पेक्स अगर देखने हैं तो वो आप इस लिंक के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे आपको सारे इसके जो स्पेक्स हैं, इसको लीविंग, अभी जो करंट रिलीज़ आई है उसको लीविंग स्टैंडर्ड का नाम दिया है। यानी कि ये दूसरे लफ्ज़ों में हमारे लिए HTML एक लीविंग स्टैंडर्ड बन गया। ज़ाहिर है अब आप देखें कि वेब के ऊपर कितना काम कर रहा है, तो ये वाकई लीविंग स्टैंडर्ड तो है। अब हम आते हैं कि हमारा जो HTML का, ये तो था एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन
कि हम इंटरनेट क्या है, वेब क्या है और HTML की हिस्ट्री क्या है और कब ये रिलीज़ हुई हो, किस तरह से हुई। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, उम्मीद है आपको पसंद ही आई होगी। अच्छा, अगर आप चैनल पे नए हैं तो अगर ये आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके, और अपने दोस्तों से भी इस चीज़ को शेयर ज़रूर करें अगर आपको ये अच्छी लगे वीडियो तो। अच्छा, इसके अंदर हम HTML जो ट्यूटोरियल्स के ऊपर जब हम जो बिगनर्स हैं उनके लिए ज़रूरी है कि एक तो कम से कम कंप्यूटर को यूज़ करना, यानी कि विंडोज़ कम से कम अगर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके बाद तो उसको यूज़ करना जानता हो, ठीक है जी। और फिर उसके अंदर कोई बेसिक सा कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना हो तो कम से कम वो भी इंस्टॉल कर सकता हो। इसी तरह फाइल्स फोल्डर के ऊपर के फ़ाइल किस तरह से क्रिएट करते हैं, फ़ाइल किस तरह से डिलीट करते हैं, फ़ोल्डर किस तरह से क्रिएट करते हैं, ये बेसिक चीज़ें हैं। कम से कम इनका नॉलेज होना ज़रूरी है ताकि फिर आगे आसानी हो जाए। अगर नहीं है तो इन चीज़ों को थोड़ा सा देख लें कि कंप्यूटर के अंदर विंडो के अंदर कैसे लॉगिन होते हैं, फिर उसके ऊपर डेस्कटॉप क्या होता है, उसके अंदर फिर डायरेक्टरीज़ क्या होती हैं, फिर उसकी ड्राइव्स के अंदर कैसे जाते हैं, फिर फ़ोल्डर कैसे क्रिएट करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और फिर सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करते हैं। ये थोड़ी सी जो बेसिक चीज़ें हैं ये आपको आनी चाहिए। अब हम आते हैं कि वेब डेवलपमेंट का रोड मैप, कि अगर आप वेब डेवलपमेंट करने जा रहे हैं तो उसका क्या रोड मैप आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा। देखें, सबसे पहले नंबर पे ज़ाहिर है वेब डेवलपमेंट के लिए फ्रंट एंड से रिलेटेड चीज़ों का क्लियर और इनके ऊपर ग्रिप हासिल होना ज़रूरी है, और उसके लिए HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, इन चीज़ों जो बेसिक टेक्नोलॉजीज़ हैं इनका आपको नॉलेज होना चाहिए। और इसको ये नहीं 100% हो, लेकिन कम से कम 60-70% चीज़ों का पता हो, और आप एक HTML का बेसिक डॉक्यूमेंट लिख सकते हो, इसी तरह उसके ऊपर CSS अप्लाई कर सकते हो। अगर JS का जावास्क्रिप्ट का कोई काम है तो वो भी थोड़ा बहुत कर सकते हैं। तो फिर यूँ कह लें कि आप बेसिक टेक्नोलॉजीज़ जानते हैं। फिर जब ये आप कर लेंगे तो फिर उससे आगे वाली जो चीज़ है फ्रेमवर्क्स हो सकते हैं, जैसे बूटस्ट्रैप हो सकता है, रिएक्ट JS हो सकता है, एंगुलर JS हो सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उससे दूसरे नंबर पे फिर ये चीज़ आएगी। अब उसके बाद अगर बैकएंड की बात करें तो बैकएंड के लिए देखें, फ्रंट एंड तो वो चीज़ है जो आपकी स्टैटिक भी हो सकती है, HTML जो पेज के ऊपर डिस्प्ले होता है वो भी हो सकता है। और जो बैकएंड होता है बेसिकली कोई भी आपने डायनामिक वेबसाइट बनानी है, यानी कि अगर कोई एक यूज़र रजिस्टर कराना है, कोई आपने पेशेंट रजिस्टर कराना है, कोई स्टूडेंट रजिस्टर करना है, तो उसके लिए फ्रंट एंड से आप जो HTML लिखेंगे उसके अंदर वैल्यूज़ पास करेंगे। एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर आप उसको सेव करना चाहेंगे तो फिर सेव करने के लिए पीछे एक तो आपके पास कोई लैंग्वेज होनी चाहिए, तीसरे नंबर पर आपके पास एक डाटाबेस भी होना चाहिए। ये और लैंग्वेज जो है वो आपकी इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करेगी, जिस तरह आप ऑलरेडी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जानते हैं तो उसमें जिस तरह से होता है। और लैंग्वेजेस के अंदर Node.js हो सकती है, PHP भी हो सकती है, C#, जावा, पाइथन, C++, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कोई भी हो सकती है। और DB के अंदर MySQL भी हो सकता है, SQLite भी हो सकता है, MS SQL सर्वर भी हो सकता है, MongoDB भी हो सकता है, और कोई भी DB हो सकता है। तो ये दो चीज़ें आपके पास हैं, फ्रंट एंड बैक एंड। अगर इन दोनों चीज़ों के ऊपर आपका होल्ड हो गया तो समझें आप वेब डेवलपमेंट के लिए रेडी हैं। और अगर ये दो कर लेंगे तो अगर फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों के अगर आप होल्ड है तो यूँ समझें कि फिर आप फुल स्टैक डेवलपर बन गए हैं। और उसके बाद फिर आप के लिए आगे मज़ीद ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म भी हो सकते हैं, जिनको हम सिंपली वेबसाइट डेवलपर कह सकते हैं, जिस तरह वर्डप्रेस है, ओपनकार्ट है, और इस तरह और भी काफ़ी सारे ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म हैं, उनको यूज़ कर सकते हैं। एक और सवाल यहाँ पे पैदा होता है कि जब हमारे पास ये वेबसाइट बिल्डर्स मौजूद हैं जो ऑटोमेटिकली HTML क्रिएट कर देते हैं, CSS क्रिएट कर देते हैं, जावास्क्रिप्ट क्रिएट कर देते हैं, तो फिर हमें ये HTML के समझने की क्या ज़रूरत है और इसके ट्यूटोरियल। भाई बात यह है कि जब आप बिल्ट इन वेबसाइट बिल्डर यूज़ करेंगे तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो क्रिएट हो जाती हैं, एक्स्ट्रा क्रिएट हो जाती हैं, और उससे क्या होता है, एक तो आपका एक्स्ट्रा रिसोर्सेज लोड होते हैं, जिससे आपकी जो परफॉर्मेंस है वेबसाइट की वो डिक्रीज़ होती है। दूसरे नंबर पे अगर आपने उसके अंदर कोई चेंजेस करनी है तो फिर चेंजेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी सारी एक्स्ट्रा चीज़ होती हैं और काफ़ी थिक और कम्प्लेक्स होती हैं। तो फिर दूसरे नंबर पे ये प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आप अपनी वेबसाइट बनाएंगे तो उसके अंदर आपका 100% कंट्रोल होगा, और कोई यही वजह है कि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि वो आपके जो बिल्ट इन आपके बिल्डर्स होते हैं वहाँ से नहीं बनवाते,
वो क्या करते हैं कि वो आपसे एक स्क्रैच से वेबसाइट बनवाएंगे ताकि उसके अंदर फ्यूचर में कोई भी इन्हांसमेंट करनी हो, चेंजेस करनी हो तो वो कर सकें। लेकिन इस फैक्ट के बावजूद भी जो आपके पास ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है वो बनते हैं, ज़ाहिर है बन रहे हैं, और लेकिन जो लोग फिर ज़ाहिर है उनके ऊपर जब उनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है तो वो उसको हैंडल कर लेते हैं। तो ये कुछ इसके प्रोज और कॉन्स हैं अगर आप बिल्ट इन वेबसाइट बिल्डर यूज़ करें। लेकिन फिर भी अगर आप ये बिल्ट इन प्लेटफॉर्म भी यूज़ करेंगे, ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म भी यूज़ करेंगे, तो फिर भी ये आपको HTML CSS जावास्क्रिप्ट का नॉलेज होगा तो उसके अंदर जाके चेंजेस करेंगे ना, अदरवाइज तो नहीं कर सकते। तो इसलिए HTML को वेब डेवलपमेंट के लिए HTML को स्क्रैच से समझना बहुत ज़रूरी है। अब हम आते हैं जी, व्हाट इज़ HTML? HTML है जी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप, अब इसके अंदर दो चीज़ें यूज़ हुई हैं, एक तो हाइपर टेक्स्ट है, दूसरे नंबर पे मार्कअप है, और फिर ये दोनों मिल के हम कहते हैं कि ये हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। हाइपर टेक्स्ट से क्या मुराद है? ये आपके पास एक स्पेशल टेक्स्ट है, ठीक है, जो कि रीडेबल होता है, मशीन कह लें, ब्राउज़र कह लें, उससे उसको ये रीड करता है। और मार्कअप से क्या मुराद है? मार्कअप से मुराद ये कि जो आपका डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर है एक ख़ास अंदाज में उसको आपने उसके अंदर बनाना है। यानी कि ये जो मार्कअप है ये बताएगा, ब्राउज़र को बताएगा कि डॉक्यूमेंट जो आपने डॉक्यूमेंट लिखी है उसको कैसे ऑर्गेनाइज करना है और कैसे शो करना है, यानी कि उसका कलर क्या होगा, फ़ॉन्ट क्या होगा, अलाइनमेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये दो चीज़ें हैं, यानी कि मिल के आपके पास एक टेक्स्ट और दूसरा मार्कअप, ये दोनों मिल के आपके पास एक लैंग्वेज बनाते हैं जिसको हम मार्कअप लैंग्वेज या हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं। इसमें जो मार्कअप लैंग्वेजेस हैं ये आपके पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस नहीं है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ समथिंग डिफरेंट, मार्कअप लैंग्वेज इज़ समथिंग डिफरेंट। इसके अंदर सिर्फ मार्कअप के अंदर आमतौर पे टैग्स होते हैं, जबकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर सिर्फ टैग्स के ऊपर काम नहीं चलता, बल्कि उसमें तो उसका अपना एक स्ट्रक्चर होता है और उसका अपना एक तरीक़ेकार होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। इसके अंदर दो डाटा, जो आपके पास HTML है, दो डाटा टाइप्स हो सकती हैं। आपके पास एक टेक्स्ट हो सकता है, ठीक है, दैट विल बी डिस्प्लेड, और दूसरा मार्कअप, यानी कि उसको डिस्क्राइब करना है कि कैसे डिस्प्ले करना है। अब अगर मैं आपको इस चीज़ की थोड़ी आगे चीज़ बताऊं कि ये बेसिकली वेब लैंग्वेज है, इसको हम HTML को वेब लैंग्वेज भी कहते हैं। और स्ट्रक्चर ऑफ अ वेब पेज इज़ क्रिएटेड विद HTML, यानी कि जो वेब पेज का स्ट्रक्चर होता है, ये पीछे हमने शुरू में जो वेब के ऊपर देखा था कि वेब पेजेस होते हैं, उसका स्ट्रक्चर HTML से क्रिएट होता है, उसकी स्टाइलिंग जो है CSS से होती है, और उसके अंदर अगर आपने कोई लॉजिक ऐड करनी हो तो वो जावास्क्रिप्ट से ऐड करते हैं। अब हम आते हैं, थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी देखते हैं इसकी कि HTML की अंदर कुछ चीज़ें यूज़ होती हैं जो आगे आपको कंफ्यूज कर सकती हैं। मैं शुरू में आपको थोड़ा बता देता हूँ। एक तो होता है डूम डॉक्यूमेंट, या जिसको डूम HTML भी कहते हैं। इसका मतलब होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ये क्या होता है, ये अभी मैं आपको ब्राउज़र के अंदर जाके बताता हूँ। देखें, अगर फायरफॉक्स का आपके पास ब्राउज़र है तो आप यहाँ पे F12 प्रेस करेंगे। F12 प्रेस करने के बाद आप सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद ये आपके पास एक चेक बॉक्स है जिसको हम बोलते हैं डूम। इसको अगर मैं अभी अनचेक कर देता हूँ, ठीक है, इसे क्लोज़ कर देता हूँ, दोबारा F12 पे आता हूँ। पहले चूँकि इनेबल्ड था ताकि आपको बताने के लिए। अब मैं दोबारा सेटिंग में जाऊँगा। सेटिंग में जाने के बाद ये डूम ऑन कर लूँगा, तो ये अब ये देखें यहाँ पे ये डूम ऑन हो गया। अब अभी मैं बताता हूँ। सबसे पहले नंबर पे मैं ये करता हूँ, इसको मैं इंस्पेक्ट करता हूँ इस पेज को। अब ये देखें, ये वेब पेज है। वेब पेज के अंदर ये बेसिकली मेरे पास एक HTML का डॉक्यूमेंट है। ये देखें, ये HTML का डॉक्यूमेंट है, और ये पूरे कोई भी वेबसाइट होगी वो HTML के ऊपर ही बनी होगी। उसके मुख्तलिफ अंदर, जिस तरह ये हेड टैग्स है, ये आगे हम इंशाल्लाह डिटेल में देखते हैं, ठीक है। HTML टैग है, हेड टैग है, बॉडी टैग है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये तो उसकी HTML है। अब अगर मैं इसका डूम देखना चाहूँ, डूम देखने के लिए मैं क्या करूँगा कि मैं इसमें जाऊँगा, इसको क्लिक करूँगा। अब ये जो आपको यहाँ पे ये सारा एक नोड्स की शक्ल में, यानी कि ये नोड है, इसके अंदर फिर फर्दर नोड्स हैं,
ठीक है। इसी तरह आपके पास डॉक्यूमेंट के अंदर जाएंगे तो उसके अंदर आपके पास नोड्स होंगे। तो ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फॉर्म होती है पेज की, जिसको हम कहते हैं डोम। अब मैं आपको लेके चलता हूँ वापस उसके अंदर और वहाँ पे फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ इस चीज़ के बारे में। When a web page is loaded, the browser creates a document object model, ठीक है, ऑफ अ पेज। जिस तरह मैंने अभी आपको दिखाया कि ब्राउज़र के अंदर HTML, ठीक है, उस HTML को जब लोड कर लेता है ब्राउज़र तो उसका साथ ही एक ऑब्जेक्ट मॉडल क्रिएट कर देता है, जो कि आपके पास एक डूम ट्री की शक्ल में होता है जो क्रिएट हो जाता है। और ए डूम इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन HTML, यानी कि जो HTML डॉक्यूमेंट जो ब्राउज़र ने लोड किया, ठीक है, उसकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड रिप्रेजेंटेशन होती है HTML डॉक्यूमेंट। इसको हम डूम HTML भी कहते हैं। अब जो ट्रीज़ होते हैं वो सेवरल काइंड, जिस तरह अभी हमने देखा कि उसके अंदर फर्दर फिर आपके पास कई किस्म के नोड्स हो सकते हैं, जिस तरह डॉक्यूमेंट हो सकता है, टाइप नोड हो सकता है, एलिमेंट हो सकते हैं, टेक्स्ट हो सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अच्छा, ये तो था डूम के बारे में, ये थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी। अब हम आते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। पहले देखा था हमने HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब इसका मतलब ये कि पहले वाली दो चीज़ें हैं HTML के अंदर और HTTP के अंदर सेम है। वो क्यों सेम है? वो इसलिए सेम है क्योंकि जो HTML डॉक्यूमेंट है वो भी हाइपर टेक्स्ट से रिलेटेड है और जो ये HTTP है ये भी हाइपर टेक्स्ट है। अब उसके बाद आगे ये मार्कअप लैंग्वेज बन जाती है, ये ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल बन जाते हैं। देखें, जब आप कोई भी पेज रिक्वेस्ट करते हैं तो वेब सर्वर के ऊपर जब रिक्वेस्ट जाती है तो उसके लिए ख़ास प्रोटोकॉल्स होते हैं या सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो ये आपका काम परफॉर्म करते हैं और उनको कहते हैं प्रोटोकॉल्स। और इस केस में जो प्रोटोकॉल यूज़ होता है वो होता है HTTP। इसी तरह मेल के लिए SMTP होता है, इसी तरह फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए FTP होता है। यानी कि सारे ये प्रोटोकॉल्स हैं, ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल्स हैं। मेल ट्रांसफ़र, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है जी, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल और इसी तरह हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो वो प्रोटोकॉल यूज़ करते हुए आप जब भी कोई वेब के ऊपर, ब्राउज़र के ऊपर बैठ के रिक्वेस्ट देते हैं तो वो प्रोटोकॉल क्या करता है, वो आपके लिए वहाँ से वो रिक्वेस्ट वहाँ से रीड करेगा, लोड करेगा और डिस्प्ले करेगा। तो यही चीज़ है कि HTTP एज अ प्रोटोकॉल यूज टू ट्रांसफ़र HTML डॉक्यूमेंट फ्रॉम सर्वर टू क्लाइंट्स, यानी कि सर्वर से क्लाइंट्स के दरमियान जो आपके पास डाटा ट्रांसफ़र होता है, जो डॉक्यूमेंट ट्रांसफ़र होता है, वो एक प्रोटोकॉल के थ्रू होता है जिसको हम HTTP प्रोटोकॉल कहते हैं। अब एक और चीज़ ज़रूरी वो ये है कि मार्कअप लैंग्वेज HTML इज़ नॉट ओनली द मार्कअप लैंग्वेज, अदर लैंग्वेजेस लाइक जैसे XHTML एक्सटेंसिबल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसी तरह एक और एग्जांपल है XML एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। यानी कि मार्कअप लैंग्वेज के अंदर भी आगे काफ़ी सारी टाइप्स हैं, जिनमें मैंने आपको एग्जांपल दे दी कि ये XHTML भी हो सकती है और XML भी हो सकती है। तो सिर्फ ये HTML मार्कअप लैंग्वेज नहीं है, और भी काफ़ी लैंग्वेजेस आपके पास मौजूद हैं। अच्छा, इसी तरह अब हम थोड़ा देखते हैं कि आपके पास वेब पेज क्या होता है। देखें, सिंपल पेज HTML CSS जावास्क्रिप्ट के अंदर जो लिखा गया, ज़रूरी है सारी चीज़ें सिर्फ HTML भी हो सकता है। विच कैन बी डिस्प्लेड इन अ वेब ब्राउज़र दैट इज़ कॉल्ड वेब पेज, ठीक है जी। और उसमें वो स्टैटिक भी हो सकता है, डायनामिक भी हो सकता है। वो कैसे हो सकता है अभी चेक करा देता हूँ। ये देखें, ये मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले हुई है इस पेज के ऊपर, ठीक है जी। इस पेज के ऊपर कोई इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले हुई है। अब ये जिस तरह ये आपको टेक्स्ट नज़र आ रहा है, ये बेसिकली एक स्टैटिक है, यानी कि एक टेक्स्ट HTML के अंदर आपने टेक्स्ट लिख दिया है, इसको कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ डिस्प्ले हो सकता है। ना इसको हम चेंज कर सकते हैं, ना इसके थ्रू हम कोई एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन ये जो बटन है ना, ये बटन आपके पास सिंपल टेक्स्ट नहीं है, बल्कि इसके पीछे कुछ लॉजिक लिखी हुई है। और वो लॉजिक क्या है कि हम यहाँ पे जब क्लिक करते हैं तो इसके पीछे देखें, ये पेज रिफ़्रेश हुआ और ये मैसेज आया कि ये चीज़ है, इस तरह से है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो स्टैटिक पेज है वो सिर्फ इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करने के लिए यूज़ होते हैं। इसी तरह अगर मैं ये क्रिएट न्यू अकाउंट, ये इसको क्लिक करता हूँ तो ये देखें, अब ये मेरे पास एक और पेज यहाँ पे ओपन हो गई है, पॉपअप आ गया।
ठीक है। इसके अंदर मुझसे यूज़र नेम, पासवर्ड, मोबाइल पासवर्ड एक्सेट्रा ये सारी इन्फॉर्मेशन लेगा। इसका मतलब ये हुआ कि डायनामिक की एग्जांपल है। वो सिंपल जो स्टैटिक पेज शो हो रहा है उसको वो है स्टैटिक पेज की। डायनामिक के अंदर ये होता है कि आपसे इन्फॉर्मेशन लेगा, फिर ये इसको हो सकता है क्लाइंट के ऊपर कुछ प्रोसेसिंग करे, पीछे प्रोसेसिंग करेगा, फिर ये डाटा सेंड करेगा सर्वर को, सर्वर के ऊपर जाके प्रोसेस होगा। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में जी आपका ये इन्फॉर्मेशन सारी यहाँ पे ये ट्रांसफ़र होगी सर्वर के ऊपर। वो इसको पहले चेक करेगा, वैलिडेट करेगा, वैलिडेट करने के डाटाबेस के अंदर स्टोर करेगा और आपको मैसेज आएगा जी कि आप सक्सेसफुली साइन अप हो गए हैं और अब आप लॉगिन कर लें। तो ये वाली जो चीज़ है इसको डायनामिक पेज कहा जाता है। तो उम्मीद है ये आपको अच्छी तरीके क्लियर होगा। और HTML पेज क्या होता है? HTML पेज इज़ नथिंग सिंपल अ वेब पेज, यानी कि HTML पेज जो होता है, HTML डॉक्यूमेंट अलग है। देखें जो हम राइट करते हैं, जब हम HTML देख रहे होंगे तो वो हमारे पास HTML डॉक्यूमेंट होगा, ठीक है। अब जब वो ब्राउज़र के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा तो वो यूँ कह लें कि फिर अब वो पेज के अंदर ट्रांसफ़र हो गया और वो आपका डॉक्यूमेंट रीड हो गया। रीड होने के बाद वो उसकी पार्सिंग हुई है, ट्रांसलेशन हुई है, कुछ भी आप कह सकते हैं, प्रोसेस से गुजर के ब्राउज़र के ऊपर डिस्प्ले हो गया है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं कि HTML पेज आपके पास डिस्प्ले हो गया। और HTML डॉक्यूमेंट क्या होता है? ए डॉक्यूमेंट इज़ व्हाट वेब पेज इज़ मेड, यानी कि जो आपका वेब पेज जिस चीज़ का बना होता है वो किस पे बना होता है? HTML डॉक्यूमेंट पे बना होता है। तो ये थोड़ी मिलती जुलती चीज़ें हैं, इनके बारे में चीज़ें क्लियर करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है ताकि जब आप वेब डेवलपमेंट कर रहे हो तो फिर आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। और इसी तरह अगर आपको इंटरव्यू देने जाते हैं तो सिर्फ ये नहीं कि आप HTML के ऊपर जी एक पेज बना सकते हैं, मार्कअप ये डिव टैग लगा लिया, टेबल लगा लिया, ठीक है जी, कैनवस लगा लिया एक्सेट्रा, यानी कि एडवांस लेवल की अगर आप कर लेते हैं HTML तो ये सिर्फ कर लेना ज़रूरी नहीं है, बल्कि इन चीज़ों के अगर आप अभी से कंसेप्ट क्लियर शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह जब आप एक एक्सपीरियंस्ड थोड़ा सा हासिल करेंगे और इसमें स्किल्स इंप्रूव करेंगे तो ये चीज़ें उस वक्त बड़ी काम आएंगी आपको। ये जो अभी आपको हो सकता है थोड़ा बोरिंग लग रहा हो, लेकिन ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं भाई। जो प्रोफेशनल लोग होते हैं वो इन चीज़ों को साथ साथ लेके चलते हैं। एंड एवरीथिंग इन अ वेब ब्राउज़र विल हैव टू पुल्ड फ्रॉम HTML डॉक्यूमेंट, यानी कि जब आपका HTML डॉक्यूमेंट ब्राउज़र के ऊपर डिस्प्ले होता है तो उसके आपके विजुअल पार्ट जो हैं वो पेज के बनते हैं और जो वेब ब्राउज़र है वो HTML डॉक्यूमेंट से तमाम चीज़ें पुल डाउन करेगा और ब्राउज़र के ऊपर शो करेगा। अच्छा जी, तो ये तो था जी हमारे पास एक बेसिक इंट्रोडक्शन वेब के हवाले से। तो इंशाल्लाह इससे अगली जो वीडियो आएगी उसके अंदर हम प्रॉपर HTML की डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे और उसमें देखेंगे कौन से टूल यूज़ कर सकते हैं और हम एक HTML डॉक्यूमेंट कैसे बना सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद है ये जो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। एंड पे दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब के हलाल रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए और अल्लाह ताला अपने सिवा किसी का मोहताज ना करे। इन दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़। मिलेंगे अगली वीडियो में। अप टिल देन अल्लाह हाफिज़।